Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study Indian biodiversity from microbes to mammals. एक ऐसी डीप और एनालिटिकल जर्नी जहां हम इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स और टैक्सोनॉमी को बिल्कुल रूट लेवल से समझेंगे। नेचर का ये यूनिवर्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। इस प्लैनेट पर एक इनविजिबल माइक्रोब से लेकर मैसिव एलिफेंट्स तक हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक फिक्स्ड और क्रूशियल इकोलॉजिकल रोल है। एक तरह से ये हमारी अर्थ का एक लिविंग म्यूजियम है जहां हर स्पीशीज एवोल्यूशन का एक मास्टर क्लास है। अब इस मैसिव स्केल को एस्टैब्लिश करने के लिए लेट्स लुक एट अ कॉन्क्रीट नंबर 10। इंडिया ग्लोबली 10th रैंक पर आता है और एशिया में 4th रैंक पर, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट प्लांट डाइवर्सिटी यानी फ्लोरल डाइवर्सिटी। जियोग्राफिकली लिमिटेड लैंड मास होने के बावजूद हमारे पास इतनी मैसिव वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ क्यों है? इसका सीधा साइंटिफिक रीजन है इंडिया के डाइवर्स बायोजियोग्राफिक जोन्स, हमारे कॉम्प्लेक्स माइक्रोक्लाइमेट्स और वेरिंग टोपोग्राफी। और ये डोनट चार्ट इस फैक्ट को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। पूरी दुनिया की जितनी भी नॉन फ्लोरल डाइवर्सिटी है उसका लगभग 11% सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलता है। सोचकर देखिए, ग्लोबल प्लांट स्पीशीज का 11% एक सिंगल कंट्री में होना एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रखता है। ये डायरेक्टली शो करता है कि हमारे हिमालय से लेकर वेस्टर्न घाट्स तक की यूनिक क्लाइमेटिक जोन्स इवोल्यूशन के लिए कितने फर्टाइल ग्राउंड्स है। किसी भी इकोसिस्टम को गहराई से समझने के लिए उसकी बेसिक क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमी को समझना सबसे प्राइमरी स्टेप है। प्लांट किंगडम में एवोल्यूशन हमेशा सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करता है। सबसे बेस लेवल पर वो प्लांट्स आते हैं जिनके सेल्स और टिश्यूज हाईली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, जैसे एल्गे और फंजाई। फिर आते हैं उनके ऑर्गेनाइज्ड काउंटरपार्ट्स। इनको ब्रॉडली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक वो जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, यानी वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करने का कोई स्पेशलाइज्ड इंटरनल प्लम्बिंग सिस्टम नहीं होता, जिसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स। और दूसरे वो प्लांट्स जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं। इन वैस्कुलर प्लांट्स को आगे दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक जो स्पोर्स से डिस्पर्स होते हैं जैसे टेरिडोफाइट्स, और दूसरे जो रिप्रोडक्शन के लिए सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एवोल्यूशनरी ट्री में सबसे पहले आते हैं एल्गे। ये ग्रीन नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट्स होते हैं। अब नॉन डिफरेंशिएटेड टर्म का एग्जैक्ट मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन प्लांट्स में रूट्स, स्टेम और लीव्स का कोई क्लियर डिवीजन नहीं होता। इनमें क्लोरोफिल क्लियरली प्रेजेंट होता है, इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। और इकोलॉजिकली स्पीकिंग अर्थ के टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्शन में मरीन और फ्रेश वाटर एल्गी का रोल मैसिव होता है। ये एक्वाटिक फूड चेन का एब्सोल्यूट बेस है। एल्गी के ठीक ऑपोजिट आते हैं फंजाई। इनमें क्लोरोफिल बिल्कुल एब्सेंट होता है, ये नॉन ग्रीन होते हैं। तो अब लॉजिकल सवाल ये है कि ये सर्वाइव कैसे करते हैं? इनका मैकेनिज्म अलग है। या तो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, यानी ये डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे मोल्ड्स और मशरूम्स। या फिर ये पैरासाइट्स बनकर दूसरे लिविंग होस्ट पर डिपेंड करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो फंजाई की मैक्सिमम डाइवर्सिटी हमें वेस्टर्न घाट्स के मॉइस्ट ह्यूमिड फॉरेस्ट्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरिया। ये भी नॉन क्लोरोफिलस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। जनरली हमारे माइंड में बैक्टीरिया को लेकर एक पैथोजेनिक या बीमारी फैलाने वाला इमेज होता है, लेकिन इकोलॉजी में एक्चुअली सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हाईली बेनिफिशियल होते हैं। ये ज्यादातर सॉइल बॉर्न होते हैं और डिकम्पोजिशन के थ्रू पूरे इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का सबसे बड़ा और एसेंशियल मैकेनिज्म चलाते हैं। एग्रीकल्चर से लेकर नाइट्रोजन फिक्सेशन तक इनके बिना लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती। अब इकोसिस्टम में एक फैसिनेटिंग मैकेनिज्म को एनालाइज करते हैं, लाइकन्स। ये सिंपली एल्गा और फंगस का एक सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन है। सिम्बायोसिस यानी म्यूचुअल बेनिफिट का एक ऐसा सिस्टम जहां दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इस पार्टनरशिप में एल्गे जिसके पास क्लोरोफिल है वो फूड मैन्युफैक्चर करता है, और फंगस जो मॉइस्चर होल्ड कर सकता है वो वाटर एब्जॉर्ब करके स्ट्रक्चर को मॉइस्ट और सेफ रखता है। ये वेटलैंड्स और बेयर रॉक्स पर फ्लरिश करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी फैक्ट, इकोलॉजी में इन्हें नेचुरल पोल्यूशन इंडिकेटर्स माना जाता है, क्योंकि पोल्यूटेड एयर स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते। अब वापस बोटानिकल टैक्सोनॉमी पर आते हैं और एवोल्यूशनरी लैडर पर उन प्लांट्स की तरफ बढ़ते हैं जिनकी बॉडीज हाईली डिफरेंशिएटेड हैं। यहां ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का ट्रांजिशन समझना जरूरी है। ब्रायोफाइट्स जैसे कि लिवरवर्ट्स और मॉसेस मॉइस्ट प्लेसेस में ही ग्रो कर सकते हैं। इनमें स्टेम और लीव्स तो डेवलप हो जाते हैं, पर ट्रू रूट्स अभी भी एब्सेंट होती हैं।
ऑन द अदर हैंड टेरिडोफाइट्स एवोल्यूशन में एक मेजर स्ट्रक्चरल लीप है। इनमें आपको वेल डिफरेंशिएटेड रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के साथ साथ वाटर और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए प्रॉपर वैस्कुलर बंडल्स मिलेंगे, जिसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल हमारे फर्न्स हैं। वापस बॉटनी के फाइनल और सबसे एडवांस्ड इवोल्यूशनरी पिनिकल पर आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म वर्ड का लिटरल मीनिंग है नेकेड सीड्स। पाइन ट्रीज जैसे प्लांट्स इसमें आते हैं जहां ओवरीज नहीं होते, इसलिए कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता और इनके सीड्स सीधे कोन्स पर डेवलप होते हैं, ओपन और नेकेड। दूसरी तरफ हम देखते हैं एंजियोस्पर्म्स यानी क्लोज्ड सीड्स। ये मोस्ट डोमिनेंट और हाईली डेवलप्ड फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जहां फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी मॉडिफाई होकर फ्रूट बन जाती हैं और ओव्यूल्स सीड्स बन जाते हैं। ये सीड्स फ्रूट के प्रोटेक्टिव कवर के अंदर बिल्कुल सेफ रहते हैं, जो इनके डिस्पर्सल में बहुत हेल्प करता है। अब टैक्सोनॉमी से आगे बढ़कर ज्योग्राफी को प्लांट बायोलॉजी के साथ इंटरलिंक करते हैं। एंडेमिज्म का कोर कॉन्सेप्ट ये है कि वो स्पीशीज जो स्ट्रिक्टली एक ही स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन में मिलती हैं और पूरी दुनिया में ग्लोबली और कहीं नहीं पाई जाती। इस डेटा टेबल को ध्यान से देखिए। इंडिया में एंडेमिज्म का वॉल्यूम स्टैगरिंग है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से पेनिनसुलर इंडिया और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स में लगभग 2600 एंडेमिक स्पीशीज मौजूद हैं। ईस्टर्न हिमालय और नॉर्थ ईस्ट रीजन की यूनिक टोपोग्राफी अबाउट 2500 आइसोलेटेड स्पीशीज सपोर्ट करती है। नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय में 800 और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो मेनलैंड से टोटली डिस्कनेक्टेड है, वहां 250 ऐसी स्पीशीज है जो स्ट्रिक्टली वहीं डेवलप हुई है। ये नंबर्स इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज के लिए एक डायरेक्ट बेंचमार्क सेट करते हैं। लेकिन ठीक इसी पॉइंट पर एक मेजर एनवायरमेंटल और जेनेटिक क्राइसिस भी इमर्ज होता है। प्रोडक्शन और मिल्क ईल्ड बढ़ाने के चक्कर में ओवर द डेकेड्स एक्सोटिक ब्रीड्स यानी फॉरेन हाई यील्डिंग ब्रीड्स को बहुत बड़े स्केल पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इस क्रॉस ब्रीडिंग का नेगेटिव इकोलॉजिकल इंपैक्ट ये हुआ है कि हमारी जो लोकल इंडिजिनस और क्लाइमेट रेजिलिएंट नेटिव ब्रीड्स थी, उनकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी और उनका प्योर पॉपुलेशन साइज ड्रास्टिकली कम हो रहा है। ये जेनेटिक इरोजन एक मेजर बायोडाइवर्सिटी लॉस है, जिस पर पॉलिसी लेवल पर इंस्टेंटली ध्यान लेना जरूरी है, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज स्ट्राइक करेगा तो यही नेटिव टफ ब्रीड्स हमारे सर्वाइवल का बेस बनेंगी। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।